अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जीके टेस्ट प्रिपरेशन में हम जर्नल नॉलेज की तैयारी करवाते हैं पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से। तो अगर आपने एकेडमी को ज्वाइन करना है, फ़िलहाल फ्री ऑफ कास्ट हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप एकेडमी के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, जो हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारा वो मुकम्मल कोर्स पड़ा हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। 13 लेक्चर्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड वार वन। ठीक है जी, वर्ल्ड वार वन, जिसे मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है WW1। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो गई। आपको पता है कि जुलाई गर्मी का महीना है, तो गर्मी में गर्मा गर्मी हो गई और ये जंग हो गई। नवंबर में अक़वाम ने कह दिया, कौमों ने कह दिया, नेशंस या कंट्रीज़ ने कह दिया कि नो मोर वार। ठीक है, तो ये डेट्स को रट्टा मारना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको तो रट्टा लगा लेना। अक्सर व बेशतर ये पूछा जाता है वर्ल्ड वार वन कब स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वार टू वन जो है कब एंड हुई, वर्ल्ड वार टू का पूछ लिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है पीपीएससी एफपीएससी में कि किन दो पावर्स के दरमियान वर्ल्ड वार वन हुई। ठीक है, आप इन्हें ब्लॉक का नाम दे दें, ब्लॉक वन और ब्लॉक टू। ठीक है जी। अच्छा, ब्लॉक वन अलाइड पावर्स हैं और इसकी किसके साथ थी? सेंट्रल पावर्स के साथ। वो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ नहीं थे या कौन सा कंट्री नहीं था, तो इनमें से 3 दे के एक इधर से दे देगा। ठीक है, यानी वो कहेगा जर्मन, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, और जापान। तो ज़ाहिर है कि सेंट्रल पावर में जापान नहीं है, तो ऑप्शन यही होगा ना। ये ज़रा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से आपने देखना है, रट्टा लगाना है। अलाइड पावर्स में आपके पास थे रशिया, यूके, जापान, फ्रांस, इटली, रोमानिया, यूएसए। अच्छा, यूएसए ने बाद में ज्वाइन किया था, ये भी आपको बताएंगे कि क्यों यूएसए जंग में बाद में शामिल हुआ था। सेंट्रल पावर्स थी, उसके अंदर आपका था जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी और बल्गारिया या बल्गेरिया इसे पढ़ा जाता है। ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर जो है ये कौन सी है, तो ये मैं आपको बता दूं, खिलाफत उस्मानिया जो है ये ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर किसे कहते हैं? खिलाफत उस्मानिया को। तो ये बेसिकली 2 ब्लॉक से जिनके दरमियान ये जंग हुई है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं। काजेज़ जो है ना, आपने इनमें ये याद रखना है, ये सॉरी मैं गलत लिख बैठा हूँ, ये है MIAN। ठीक है, मियाँ। काजिज़ में आपने मियाँ को याद रखना है। ये अब ये ना समझ लेना कि इसकी वजह मियाँ नवाज शरीफ थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने मियाँ को याद रखना है। मियाँ के M से आ गया मिलिट्रिज्म, I से इम्पीरियलिज्म, A से अलाइंस सिस्टम और N से आ गया नेशनलिज्म। ठीक है, अब ये मैं आपको अलग अलग पढ़ा देता हूँ कि मिलिट्रिज्म ये था कि जब वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई ना, इससे थोड़ी अर्सा पहले जो दुनिया की नेशंस थी वो अपनी अपनी मिलिट्री को बढ़ा रही थी। क्या कर रही थी? अपने मिलिट्री को बढ़ा रही थी, अपनी फ़ौज को बढ़ा रही थी। ठीक है, एम्पीरियलिज्म आता है बादशाहत के ज़ुमरे में। अब जब इधर फ़ौज बढ़ रही थी, इधर बादशाहत बढ़ रही थी, तो ज़ाहिर है बादशाह कहाँ चाहते हैं कि फ़ौज जो है वो इतने कंट्रीज़ पे आके गलबा हासिल करे। तो यहाँ पे बादशाहत आ गई, इन दोनों का टकराव हो गया। साथ में डिफरेंट कंट्रीज़ के अलाइंस बन रहे थे, एक दूसरे के साथ ट्रीटी हो रहे थे कि आपके बुरा वक्त आया तो हम आपके साथ खड़े होंगे, हमारे ऊपर आया तो आप हमारे साथ खड़ा होना। ठीक है, तो इस तरह के जो अलाइंसेस बन रहे थे, दुनिया इससे भी परेशान थी। उसके बाद आ गया नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कहते हैं हुब्बल वतनी को, आपको पता ही है। कुछ लोग थे कि नहीं जी, ये जब मिलिट्रीज़म बढ़ेगा तो हमारी तो ये ज़मीनें छिन जाएंगी, मतलब कि कंट्री छिन जाएगा, हमारी नेशनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, कौमियत ख़त्म हो जाएगी। कौमियत परस्ती थी।
ठीक है। तो दूसरा ये दिखाना चाहते थे कि हम जो हैं वो कोई अच्छी कौम है, बाकी जो है वो बस जो कहते हैं कि गई गुजरी कौमें होती हैं वो वाली। तो ये सारी जो है ना इसकी मेन काजिज़ थी, कितनी थी? 4 काजिज़ को याद रखने के लिए आपको मियाँ साहब को याद रखना पड़ेगा। मियाँ साहब के जो एब्रीवेशन बनते हैं वो मैंने आपको ट्रिक के तौर पे अभी बता दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इवेंट्स कौन से थे जिन्होंने लीड किया है, जंग की तरफ धकेल दिया। बाल्कन कंट्रीज़ जो है ना ये थे अंडर किसके? ऑटोमन एम्पायर के, सल्तनत उस्मानिया के अंडर थे बाल्कन कंट्रीज़। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान जो है वो रहा है, मतलब पाकिस्तान नहीं कह सकते, बरसगीर कहेंगे, तब तो पाकिस्तान होता ही नहीं था। बरसगीर रहा है बरतानिया के अंडर, ठीक है ना, मतलब बरतानिया की हुकूमत जो है वो इधर बरसगीर में भी रही है, सब कॉन्टिनेंट जो हमारा है, ठीक है। बाल्कन कंट्रीज अंडर ऑटोमन, बट व्हेन बल्गेरिया, रोमानिया, ग्रीस गेट फ्री फ्रॉम ऑटोमन, जब बल्गेरिया, रोमानिया और ग्रीस जो है इन्होंने आज़ादी हासिल की ना सल्तनत उस्मानिया से, ऑटोमन एम्पायर से, तब क्या हुआ? सर्बिया भी एक मुल्क था जिसने आज़ादी हासिल की, लेकिन सर्बिया ने किसकी मदद से आज़ादी हासिल की थी? ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद से। किसकी मदद से आज़ादी हासिल की थी? ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद से। अब ऑस्ट्रिया हंगरी अपने आप में एक एम्पायर था, ये समझते थे कि हम बहुत बड़े हैं। इसी तरह ऑटोमन जो थे वो कहते थे कि हम बड़े हैं, जिसे हम आज वैसे हम लोग भी मानते हैं कि भी वाकई सल्तनत उस्मानिया एक बहुत बड़ी थी, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या? ऑस्ट्रिया हंगरी जो था ना वो कंट्रोल करता था बोस्निया को। किसे कंट्रोल करता था? बोस्निया को। बोस्निया को कंट्रोल करता था सर्बिया। इसने आज़ाद करवाया था ऑटोमन एम्पायर से। किसने? ऑस्ट्रिया हंगरी ने। कहानी को ज़रा समझिएगा, ये समझ आ गई ना आपको, सारे का सारा सीन समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या? ज़रा साइकिल पे देख लेते हैं, साइकिल देखते हैं इसका क्या है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था ना ये वाला, इसने आज़ाद करवाया किसे? किसे आज़ाद करवाया था? सर्बिया को। लेकिन किससे करवाया था? ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। अच्छा, जब ऑस्ट्रियन हंगरी ने सर्बिया को आज़ाद करवाया तो ऑस्ट्रियन हंगरी के अंडर एक सल्तनत थी, एक रियासत थी बोस्निया, ठीक है, जो इसकी कंट्रोल में थी ऑस्ट्रियन हंगरी के। सर्बिया ने आज़ाद होने के बाद बोस्निया से मिल के जो है ना वो शुरू कर दी, 2 नंबरियाँ कह लें आप, बगावत शुरू कर दी। वो कहते हैं ना जिस पे एहसान करें उसके शर से भी बचें। जब इसने इसे आज़ाद कराया तो इसने कहा कि बोस्निया को कि आप जो है ना ऑस्ट्रियन हंगरी जो है इसके कंट्रोलिंग से निकल आओ, ठीक है। वो कहते हैं ना पंजाबी में उंगलां लगानियाँ, तो उंगलियां लगाना शुरू कर दी। अब इस बात का जब हंगरी को पता चला, ऑस्ट्रियन हंगरी को, तो उसे तप चढ़ गई। फिर क्या हुआ? जब ऑस्ट्रियन हंगरी को पता चला, उसे तप चढ़ी, तो अभी मामला स्टेबल ही थे कि इसी दौरान असैसिनेशन हो गई। किसकी? इस बंदे की। कौन है ये? आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंट। आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंट, इसकी जो है ना असैसिनेशन कहते हैं कत्ल को। किसे कहते हैं? कत्ल को। असैसिनेशन हुई, लेकिन हुई कहाँ? बोस्निया के अंदर। अब कैसे हुई? बोस्निया ने सर्बिया की मदद से इसे जो है ना कत्ल किया, इस बंदे को। ये बंदा था कौन कि इसकी वजह से जो है ना इमीडिएटली दुनिया वर्ल्ड वार 1 में झोंक दी गई। ये बंदा जो था ना आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंट, ये ऑस्ट्रियन हंगरी का आने वाला बादशाह था, आने वाला किंग था। और ये अपने एक दौरा पे गया बोस्निया में, जहां इसे सर्बिया की मदद से कत्ल कर दिया गया। कब कत्ल किया? 28 जून 1914 को। ये याद रखना है आपने, ये डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बारहा पूछा गया कि वर्ल्ड वार 1 को स्टार्ट होने की इमीडिएट रीज़न क्या थी? वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट होने की इमीडिएट रीज़न क्या थी? तो वो असैसिनेशन थी इस बंदे की, जो ऑस्ट्रियन हंगरी का आने वाला किंग था।
दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जाता है कि जो बोस्निया में इसकी डेथ हुई है वो कब हुई? ऑन 28 जून 1914 में, ठीक है, 28 जून 1914 में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस बंदे की असैसिनेशन होने के बाद, इस बंदे का कत्ल होने के कितने अरसा बाद वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई? तो पूरा 1 महीना था। 28 जून है, 28 जुलाई 1914 को जो है ना वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई थी। कब स्टार्ट हो गई थी? 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1914 को, ठीक है। देन फिर क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की आपस में लगने लगी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने धमकी लगाई सर्बिया को भी, आप हमारे अंडर जो कंट्रोलिंग में हैं स्टेट्स, उन्हें भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, हम तो आपको देख लेते हैं। अब हुआ ये कि जब इसने ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को धमकी लगाई ना, तो सर्बिया भागा गया रशिया के पास, क्योंकि उसे पता था कि मुझे तो ये ठोक देगा। अब रशिया ने कहा कि जी हाँ, हम आपकी जो है हेल्प करेंगे। उधर ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वो गया जर्मनी के पास। ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा जर्मनी को कि भाई ये मामला बना है, मेरे साथ जो है ना आप खड़े हो। जर्मनी ने कहा जी बिल्कुल, मैं आपका साथ देता हूँ। अब हुआ ये, जर्मनी को पता था कि फ्रांस जो है वो खड़ा होगा किसके साथ? रशिया के साथ, ठीक है। जर्मनी को पता था कि मैं अगर फ्रांस को रोकूंगा ना तो रशिया मेरी तरफ नहीं आ पाएगा। अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा वाज़े नज़र आ जाएगा। तो जर्मनी ने बेल्जियम से कहा कि भी आप ना फ्रांस के ऊपर हमला कर दें। बेल्जियम ने टोटली इनकार कर दिया। बेल्जियम ने कहा कि नहीं जी, मैं हमला नहीं करूँगा। इसके नतीजे में जर्मनी ने पहले बेल्जियम पे हमला कर दिया। जब जर्मनी ने बेल्जियम पे हमला किया तो बेल्जियम और यूके के दरमियान एक ट्रीटी था जिसे ट्रीटी ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है, 1839 में हुआ था, ठीक है। तो जब बेल्जियम के ऊपर जर्मनी ने हमला किया तो इधर से यूके ने जो है वो जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। स्टोरी समझ आ रही है? जर्मनी ने बेल्जियम पे हमला किया, यूके ने जर्मनी पे। क्यों? क्योंकि बेल्जियम और यूके के दरमियान एक माहिदा था। कौन सा माहिदा था? ट्रीटी ऑफ लंदन, 1839 में हुआ था। अच्छा, जब इधर किया तो जर्मनी तो चाहता था कि पहले बेल्जियम के बाद वो फ्रांस पे जाएगा, फ्रांस के बाद रशिया के ऊपर हमला करेगा, ठीक है। तो इधर से हुआ क्या कि जो साथ ही जो है ना फ्रांस ने भी जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि फ्रांस को पता था जर्मनी जब बेल्जियम को फतह कर लेगा तो मेरे ऊपर हमला करेगा, ठीक है। जब फ्रांस ने हमला किया साथ ही रशिया ने भी हमला कर दिया ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑटमन एम्पायर जो थी ना, इससे ये था कि जो सुएज़ कनाल है ना वो छीन जाएगी। सुएज़ कनाल के अंदर तब बहुत ज़्यादा तजारत होती थी। क्या होता था? बहुत ज़्यादा तजारत होती थी सुएज़ कनाल के अंदर। तो इससे ये था ऑटमन एम्पायर को कि सुएज़ कनाल जो है ना मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर, वो छीन जाएगी। इसने क्या किया? ये उठा, इसने जाके रशिया के ऊपर हमला कर दिया। तो जो मेजर ब्लॉक्स थे वो तो आपस में उलझ पड़े। अब हुआ क्या? आपसी लड़ाइयों में क्या हुआ? यूएसए जो है इसने अप्रैल 1917 में हमला कर दिया। किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। क्यों किया ये आपको बताते हैं। यूएसए ने अप्रैल 1917 में जर्मनी के ऊपर हमला क्यों किया? क्योंकि जर्मनी ने एक खुफिया ख़त लिखा था मैक्सिको को। किसे लिखा था? मैक्सिको को। क्या लिखा था? कि आप जो है वो जाके अमेरिका के ऊपर हमला कर दें, क्योंकि हो सकता है इनके दरमियान भी कोई ऐसा माहिदा हो एक दूसरे का साथ देने का। वो ख़त लग गया यूएसए के हाथ। जो जर्मनी ने मैक्सिको को लिखा था वो यूएसए के हाथ लग गया। अब आपको पता है कि यूएस और मैक्सिको की सरहदें आपस में मिलती हैं। तो यूएसए ने कहा कि अच्छा भैया, आपको तो हम देख लेते हैं। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने जर्मनी के ऊपर सीधा अटैक कर दिया। एक वजह। अब दूसरी वजह यह भी थी कि जो जर्मनी और रशिया की जंग हो रही थी ना, इसके अंदर जर्मनी ने जो होते हैं ना सबमरीन, वो समंदरों में भेजे हुए थे रशिया से लड़ने के लिए। उसके दौरान वो रशिया पे तो हमला करता ही था, वहाँ पे कुछ बहरी जहाज़ थे यूएसए के जिनके ऊपर जर्मनी ने हमला कर दिया, ठीक है। और उसके अंदर सिविलियंस को, काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस को मार दिया गया। तो फिर यूएसए को ये भी ताकत थी, इसलिए जर्मनी के ऊपर इसने भी हमला कर दिया।
अब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो जंग में झोंकी गई। हुआ क्या बाद में, उसके बाद जब ये जंग शुरू हुई तो उसके ठीक 1 साल बाद तो यूएसए ने लेफ्ट कर दिया इस जंग को, क्योंकि इनके मामला भी सुलझ गए। उसके बाद हुआ क्या, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आ गया जो लेनिन का था। लेनिन आपको पता है कि कम्युनिज़्म लेके आया था। कौन सा नाम लेके आया था? कम्युनिज़्म, सरमायादारों, यानी कि ये एक निज़ाम है मईशत को चलाने का, ठीक है। तो ये कम्युनिज़्म को ले आया। वहाँ पे जो है आ गई अपना रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि जी हम जंग नहीं करना चाहते, तो ईस्टर्न एंड के ऊपर उन्होंने जंग बंदी कर दी और एक ट्रीटी, पीस ट्रीटी जो है वो कायम हो गया जर्मनी और रशिया के दरमियान, ठीक है। उसके बाद जर्मनी को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा फ्रांस और यूएसए से। ज़ाहिर है एक ही मुल्क को 3-4 मुल्क इकट्ठे हो गए पड़ गए, तो उसे शिकस्त ही करनी थी। उसके बाद उसने घुटने टेक दिए। तो 1919 में वर्ल्ड वार वन जो है, सॉरी 18 में वर्ल्ड वार वन जो है वो एंड हो गई। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा समझ तो एक बार दोबारा वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। ये पीपीएससी के एमसीक्यूज़ के हवाले से तो है ही, साथ ही साथ ये कंसेप्चुअल स्टडी भी है जो आपको इंटरव्यूज़ में काम आएगी और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वर्ल्ड वार 2। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।